हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास की शराफत। दोपहर के 12 बजे थे। पूरा घर बिखरा पड़ा था। कौसी जी सोफे पर बैठी अपनी बहू के आने का इंतजार कर रही थी। बहू आती है। बिखरे घर को देख कौसी जी को कुछ बोलना चाहती है। तभी कौसी जी अपना फैसला बहू को सुना देती है। सास का फैसला सुन बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बहू सोच में पड़ जाती है, लेकिन कौसी जी का यह फैसला कौसी जी पर ही भारी पड़ता है। बहू रीमा उनकी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना देती है, उनकी मात्र एक फैसला लेने के कारण। तो चलिए आगे की कहानी में जानते हैं कि आखिर कौसी जी ने क्या फैसला लिया और क्यों लिया। कौसी जी एक सुघड़ गृहिणी थी, जिनका अपने पति और बेटी के साथ हंसता खेलता परिवार था। परंतु जैसा कि सभी के जीवन में सुख और दुख लगा ही रहता है, वैसे ही कौसी जी के जीवन में भी सुख के बाद दुख की घड़ियां आ गई। सुख का समय तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बिताया अपने पति के साथ, लेकिन दुख की घड़ियां उनके पति के जाने के बाद आई। कौसी जी के पति एक सरकारी कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते थे। उनके नौकरी के कार्यकाल के दौरान ही दुर्घटनावश उनकी मौत हो गई, जिस कारण कौसी जी के परिवार पर बहुत बड़ा दुख का घड़ी आ गया। क्योंकि कौसी जी के साथ केवल उनके पति और बेटे ही थे, उनके जीवन में और दूसरा कोई नहीं था। पर कौसी जी के पति के जाने के बाद माँ और बेटे ही रह गए थे। बेटा रमाकांत अपनी माँ पर जान छिड़कता है, क्योंकि उसकी माँ ने बहुत ही अच्छे से अपने परिवार को संभाला था। पिता के बाद माँ बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। रमाकांत अपने माँ को हर वह खुशी देना चाहता था जो सपना उसके पिता ने देखे थे, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। जब पिता की मौत हुई उस वक्त रमाकांत अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। कौसी जी के पति की मौत नौकरी के कार्यकाल के दौरान हुई थी, इसलिए उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिल सकती थी। कौसी जी की बहुत इच्छा थी कि नौकरी उनके बेटे को ही मिल जाए, परंतु रमाकांत का भी 1 साल की पढ़ाई बाकी थी, जिस कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाई। सबने कौसी जी से कहा कि आप ही नौकरी कर लीजिए, लेकिन कौसी जी ने सोचा कि अगर मैं नौकरी करती हूँ तो मेरे बेटे को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, और आज के समय में सरकारी नौकरी कहाँ इतनी आसानी से मिलती है। अच्छे से अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। कौसी जी अधिकारियों से बात करके अपने पति की नौकरी अपने बेटे की देने की बात कहती है कि जब वो 1 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा तो उसे ही यह नौकरी दी जाए। अधिकारी उनकी बात को समझते हैं और उनके बेटे के लिए नौकरी रख देते हैं। इस बात से उनके बेटे के नजर में अपनी माँ की इज्जत और भी बढ़ जाती है। उसे लगता है कि माँ चाहती तो नौकरी ले सकती थी, क्योंकि अभी माँ को अब कोई चिंता नहीं थी। वो आराम से नौकरी करती और पैसे कमाती, लेकिन माँ ने मेरे भविष्य के लिए अपना सुख छोड़ दिया। मैं माँ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। 1 साल बाद जब रमाकांत की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसे नौकरी मिल गई। जब उसे नौकरी मिल गई तो उसके लिए शादी के अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे, लेकिन रमाकांत किसी एक लड़की से प्यार करता था। वह उससे ही शादी करना चाहता था। कौसी जी अपने बेटे के खुशी के आगे कुछ भी नहीं कर पाई और उस लड़की से शादी करने को तैयार हो गई, जिसे वो पसंद करता था। कौसी जी को अपने बेटे पर पूरा विश्वास था कि वह एक ऐसी लड़की को चुनेगा जो परिवार के लिए सही हो, इसलिए उन्होंने लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं किया और अपने बेटे की शादी रीमा से कर दी। रीमा और रमाकांत एक दूसरे को कॉलेज के समय से जानते थे। बेटे की शादी हो गई, बहू घर आ गई, सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। कौसी जी बहुत खुश हो गई कि चलो 1 साल बाद हमारे घर में खुशियों ने दस्तक तो दी है। अब धीरे धीरे वो अपनी बहू के साथ अपने दुखों को भुला देंगी। अपने पति की यादों को अपने बहू के साथ बातचीत करके भुलाने की कोशिश करेंगी। बहू के आने के दूसरे दिन ही कौसी जी अपने घर के नियम के अनुसार ही सुबह की चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबका इंतजार करती है। बेटा तो समय से बाहर आ जाता है और माँ के साथ चाय पीने के लिए बैठता है, लेकिन रीमा अभी तक अपने कमरे से नहीं निकलती है।
तब कौशी जी रमाकांत से पूछती है, बेटा बहू कहाँ है? वह क्या अभी तक सो रही है? रमाकांत कहता है, माँ उसे थोड़ा एडजस्ट करने में समय लगेगा, आप चाय पी लो, उसका इंतजार मत करो, वह उठेगी तो चाय पी लेगी। कौशी जी अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहती, सोचती है चलो पहला दिन है, बहू को उठने में लेट हो सकता है। उन्होंने कोई भी सवाल नहीं किया और चुपचाप से चाय पीकर घर के जो काम थे वो अपने सारे काम करने लगती है। रमाकांत के ऑफिस निकल जाने के बाद रीमा अपने कमरे से निकलती है, सास से कुछ भी नहीं पूछती है और ना कुछ बोलती है, सीधा नहा धोकर तैयार हो जाती है और तैयार होकर घर से निकलने लगती है। कौशी जी पूछती है, बेटा कहाँ जा रही हो? कल ही तो तुम आई हो, अभी इतनी जल्दी कहाँ जाना है? तो रीमा अपने सास से कहती है, मम्मी जी आज मेरी सहेलियों ने मेरे लिए पार्टी रखी है, बस उसी पार्टी में जा रही हूँ। कौशी जी कुछ बोल पाती उससे पहले ही रीमा घर से निकल जाती है। सारा दिन घर में अकेली बैठी कौशी जी यही सोचती है कि बहू के आने के बाद भी मैं अकेली ही हूँ। मैंने कितने सपने संजोए थे, क्या क्या नहीं सोचा था कि बहू आएगी तो दोनों सास बहू मिलकर गप्पे लगाएंगे, चाय बनाकर मैं उसको दूंगी, पकौड़े बनाकर वो मुझे खिलाएगी, एक साथ दोनों मिलकर सीरियल देखेंगे और सीरियल की बातें करके हंसेंगे। लेकिन बहू तो मुझे ना कुछ बोली ना कुछ बताया, चुपचाप घर से निकल गई। कौशी जी ने सोचा कि अभी तो बहू नई नहीं आई है, इससे क्या उम्मीद करना, अभी तो इसके सहेलियां और माँ बाप को छोड़ने का दुख होगा, थोड़ा पार्टी वगैरह करेगी तो इसका मूड भी चेंज हो जाएगा, फिर इसे जाना कहाँ है, मेरे साथ ही तो समय बिताना है, कुछ दिन अपने सहेलियों के साथ समय बिताना, ऐसा वो अपने मन को बहलाते हुए सोचती है। फिर अपने काम में लग जाती है। शाम हो जाता है, रमाकांत ऑफिस से आ जाता है लेकिन रीमा अभी तक नहीं आती है। रमाकांत आते ही अपनी माँ से पूछता है, माँ रीमा कहाँ है? कौशी जी कहती है, बेटा वो तो सुबह सुबह ही घर से निकल गई थी, अभी तक नहीं आई, कह रही थी कि उसकी सहेलियों ने उसके लिए पार्टी रखा है। रात के 8 बज जाते हैं, तभी रीमा घर लौट कर आती है। रमाकांत और कौशी जी सामने डाइनिंग टेबल पर बैठे उसका इंतजार करते हैं, लेकिन रीमा घर में आते ही कहती है, रमाकांत तुम आ गए, मुझे बहुत लेट हो गया, आज मेरी सारी सहेलियों ने पार्टी दिया था पर तुम ऑफिस में बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया और मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर वो सीधे अपने कमरे में चली गई। रमाकांत और कौशी जी एक दूसरे को देखते ही रह गए। रमाकांत को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ अपने नजरों से कह रही हो कि तुमने ये कैसी बहू पसंद करके लाई है। रमाकांत अपनी माँ के आगे नजर झुकाए बैठा रहा। कौशी जी समझ गए कि रमाकांत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप रात का खाना खाया और जाकर सो गए। रमाकांत मन में सोचता है कि मुझे रीमा से बात करनी होगी, माँ को यह सब पसंद नहीं है, उसे माँ के हिसाब से चलना होगा, वह इस तरह से पार्टी करेगी तो माँ की नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, माँ क्या सोचेगी कि मैंने कैसी लड़की पसंद की है। माँ ने तो मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला था, मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की आजादी दी थी, फिर रीमा के ऐसे व्यवहार से मेरी पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। यह सब सोचकर वह कमरे में रीमा से बात करने जाता है, लेकिन देखता है कि रीमा तो आते ही सो गई है। अगली सुबह रमाकांत रीमा से बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है, रीमा तुम इस तरह से हरकतें यहाँ नहीं कर सकती, मेरी माँ को इस तरह देर रात लेट से आना पार्टी करना पसंद नहीं है, मैंने उनके खिलाफ जाकर तुमसे शादी किया है, माँ ने मुझे इतनी आज़ादी दी थी कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूं, तो तुम माँ के हिसाब से थोड़ी उनके पसंद की बहू नहीं बन सकती हो क्या? रीमा रमाकांत से कहती है, देखो रमाकांत तुम जानते हो कि मैं कैसी लड़की हूँ, मुझे हाँ जी मम्मी जी ना जी मम्मी जी करने वाली बहू नहीं बनना है, तुम्हारी माँ भी तो मेरे साथ एडजस्ट कर ही लेंगी और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम क्यों इतना भाषण दे रही हो? कल तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, फिर तुम्हें इतनी समस्या क्यों हो रही है? जो होगा हम सास बहू देख लेंगे, तुम अपने ऑफिस के काम से मतलब रखो। कौशी जी बेटी बहू के बीच में कुछ बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए वह बहू से कुछ नहीं कहती है। उन्हें पता था कि अगर बेटे बहू के बीच में बोली
तो बेटे बहू के बीच खटपट होने लगेगी, उनका रिश्ता खराब हो जाएगा। बहू धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी, इसलिए रीमा से कुछ भी नहीं कहूँ। परंतु रीमा तो रीमा है, आज की मॉडल लड़की। उसे पार्टी करना, रात को देर से आना, शॉपिंग पर जाना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, फोन पर गप्पे लगाना, सोशल मीडिया में लगे रहना, ये सब ही पसंद था। उसे घर के काम करना, मम्मी जी कह सास के आगे पीछे घूमना, सास के साथ बैठकर बातें करना, सीरियल देखना कहाँ पसंद था। रीमा का व्यवहार देखकर कौशी जी का बहू को लेकर जितने सपने थे वो सब चकनाचूर हो चुके थे। ऐसा ही चलता रहा। रीमा को जो इच्छा होती वो अपने मन मर्जी से काम करती और कौशी जी इधर अपने घर को पहले की तरह संभाल रही थी जैसे वो संभालते आ रही थी। देखते ही देखते रीमा और रमाकांत की शादी को 1 साल हो गए। शादी की सालगिरह के दिन कौशी जी की बहुत इच्छा थी कि मैं अपने बेटे बहू की पहले सालगिरह पर घर में पूजा रखवाऊं, सभी नाते रिश्तेदारों को बुलाऊंगी, सबको खाना खिलाऊंगी। परंतु रीमा की इच्छा थी कि वो अपने फर्स्ट एनिवर्सरी पर अपने दोस्तों को पार्टी देगी और एक अच्छे से होटल में पार्टी मनाएगी। रमाकांत के ऑफिस से आते ही कौशी जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारे सालगिरह पर घर में पूजा करवाना चाहती हूँ। कौशी जी की बात सुनकर रमाकांत कहता, माँ आपको मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, मैं आपका ही बेटा हूँ और यह आपका ही घर है। जैसे ही रीमा को पता चलता है कि माँ जी पूजा रखवाने वाली है, वो अपने पति पर गुस्सा हो जाती है कि मैं तो एक बड़े से होटल में पार्टी रखना चाहती थी और तुम पूजा पाठ करवा रहे हो। रमाकांत कहता है, माँ को जो ठीक लगे वो करने दो, पार्टी हम फिर कभी कर लेंगे। अभी तक तो रीमा को सास से कोई मतलब नहीं होता था। सास क्या काम करती है और क्या नहीं करती उसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब उसकी एनिवर्सरी की पार्टी उसके सास के कारण नहीं हो पा रही है, तब उसकी सास उसकी नजरों में खटकने लगी। लेकिन रीमा रमाकांत के आगे कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप उसके फैसले को मान लेती है। उनके एनिवर्सरी के दिन घर में बहुत बड़ी पूजा रखी जाती है जिसमें कौशी जी ने अपने आस पड़ोस नाते रिश्तेदार सबको बुलाया है। अच्छे से पूजा हो जाती है, सबको खाना भी खिलाया गया। फिर कौशी जी बहू रीमा से कहती है, बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। कौशी जी इतनी थक गई थी कि उन्हें बेड पर जाते ही गहरी नींद आ गई। शाम के 5 बज गए लेकिन आँख नहीं खुली, वह सोती रह गई। रात के 8 बजे तो घर में कुछ शोर सुनाई देने लगा। घर में जोर से शोर होने के कारण उनकी आँख खुली तो उन्होंने घड़ी पर देखा तो 8 बज चुके थे। यह देखकर वो हड़बड़ा कर उठी और जल्दी से कमरे से बाहर निकली। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि मेरे घर में इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं और इतने जोर से गाना कौन बजा रहा है। ध्यान से कौशी जी देखती है तो ये तो बहू है और बहू की सारी सहेलियां, ये सभी डांस कर रहे हैं और गाना बज रहा है। इसका मतलब बहू ने घर पर पार्टी रखी है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। इतने में रमाकांत दरवाजे पर आकर खड़ा होता है। उसे देखते ही रीमा की सारी सहेलियां और रीमा एक साथ चिल्लाती है, सरप्राइज। यह देखकर रमाकांत भी चौंक जाता है। रीमा ने बिना बताए घर पर पार्टी रख ली है। रमाकांत रीमा से पूछना चाहता है, तभी उसकी सहेलियां उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आती है और कहती है, चलो केक काटा जाए। रीमा रमाकांत से बहुत खुश होकर कहती है, कैसे लगी मेरी सरप्राइज। रीमा की खुशी देखकर रमाकांत कुछ भी नहीं बोल पाता है। वह सोचता है, अगर मैं अभी इससे कुछ पूछूंगा तो इसकी खुशी बर्बाद हो जाएगी। केक काटते हैं लेकिन पहले माँ को तो बुला ले, माँ घर पर ही है। रीमा कुछ नहीं कहती है। रमाकांत अपनी माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि कौशी जी चुपचाप अपने बेड पर लेटी है। वो जाकर कहता है, माँ इतने शोर शराबे में आप कैसी लेटी है, चलिए देखिए बाहर आपकी बहू ने सरप्राइज पार्टी प्लान किया है अपने और मेरे लिए, चलिए माँ केक कटने वाला है। कौशी जी को बहू बेटी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि बेटा भी इसमें शामिल है, पर वो कुछ भी नहीं कहती। वो अपने बच्चों की पार्टी खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपने बेटे के साथ चली जाती है और केक कटिंग में शामिल होती है।
रमाकांत और रीमा एक साथ केक कटिंग करते हैं, पर रमाकांत केक काटकर जैसे ही केक उठाकर खिलाने जाता है तो वो रीमा को ना खिलाकर अपनी माँ को पहले खिला देता है। इस बात से रीमा को बहुत तकलीफ होती है और उसमें चिड़चिड़ी सी मन जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज उसकी एनिवर्सरी है तो आज सबसे पहले रमाकांत उसे ही केक खिलाएगा। यह देखकर रीमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसका मूड खराब हो जाता है। फिर कौशी जी केक कटिंग के बाद अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह दोपहर के 12 बज चुके हैं और अभी तक रीमा अपने कमरे से निकलकर बाहर नहीं आई है। कौशी जी चुपचाप सोफे पर बैठी उसका इंतजार करती है। रमाकांत अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। जैसे ही रीमा कमरे से निकलती है तो देखती है कि सामने हॉल पूरा बिखरा पड़ा है और सास सोफे पर बैठी है। वो अपनी सास को देखकर कुछ बोलने ही वाली होती है कि कौशी जी कहती है, देखो बेटा, मैंने आज तक तुम्हें कभी किसी काम के लिए नहीं टोका और न ही कभी तुम्हें कुछ काम के लिए मना किया, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम धीरे धीरे घर के तौर तरीके सीख जाओगी, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि तुम्हें सख्ती से मुझे अपने घर के तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे। पूरे 1 साल बीत चुके हैं तुम्हें इस घर में आए हुए, लेकिन तुम घर के रीति रिवाज और पूजा पाठ को अभी तक नहीं सीख पाई हो। अब बहुत हो गया, आज से ही तुम्हारी क्लास शुरू होगी। सबसे पहले तो इस हॉल की सफाई करो, उसके बाद नहा धोकर पूजा करो। मैंने सुबह का नाश्ता बना दिया था, तुम नहीं उठी इसलिए तुम्हारा नाश्ता नहीं बनाया था। दोपहर का खाना और रात का खाना तुम्हें ही बनाना है, तो देख लो कि तुम्हें क्या बनाना है। इतना कहकर कौशी जी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन रीमा को कौशी जी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, पर वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि रमाकांत अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुनता था, उसकी बात को ध्यान नहीं देता। बेमन से रीमा सारा काम खत्म करती है और रमाकांत के शाम को आते ही तुरंत उसका कान भरना शुरू कर देती है। लेकिन रमाकांत उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है, देखो रीमा, माँ जैसा सिखा रही है वैसा करो, तुम्हारी भलाई इसी में है, क्योंकि माँ तुम्हें अच्छी बात ही सिखाएगी। सब समय पार्टी करना, फोन में बातें करना, दोस्तों के साथ लगे रहने से जिंदगी नहीं कटेगी। आगे के समय के लिए तुम्हें माँ से घर के संस्कारों और पूजा पाठ सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो अभी से क्यों नहीं सीखना? 1 साल तो मौज मस्ती में तुमने काट दिया, पर शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है। हमारे घर के सारे तौर तरीकों को तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। इतना कहकर रमाकांत अपने कमरे से बाहर रात के खाना खाकर घूमने के लिए चला जाता है। समय के साथ रीमा को कौशी जी की टोका टाके बिल्कुल पसंद नहीं आती। रीमा अपना सर पटकती है कि अब मैं क्या करूं। घर के काज काम से तंग आकर रीमा रमाकांत से कहती है, तुम घर के काम के लिए एक बाई रख दो। रमाकांत कहता है, नहीं रीमा, हमारे घर में बाई नहीं होती, घर की काम हम सब खुद ही मिलकर करते हैं। माँ करती थी ना, अब तुम्हें करना है, और 3 लोगों के लिए क्या बाई रखना। कुछ काम तो माँ संभाल लेती है और कुछ काम तुम्हें संभालना है। माँ ने तो तुम्हें बस रसोई और पूजा के काम संभालने को कहा है, बाकी सुबह उठकर झाड़ू पोछा माँ ही लगा देती है, बर्तन माँ ही धो देती है, कपड़े हम सब अपने अपने धोते हैं। बस एक खाना बनाना और पूजा करने का काम तुम्हें भारी लग रहा है। कोई दूसरा घर का बाहर वाला तो पूजा नहीं करेगा, अपने घर की पूजा तो तुम्हें अपने करनी होगी। अगर कोई खाना भी बनाएगी तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसलिए अपना काम खुद करो। कोई भी आया हम घर पे नहीं रख सकते हैं। रीमा को समझ में आने लगता है कि रमाकांत तो पूरी तरह अपनी माँ का बेटा है, वो मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। अब वो सोचती है कि उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन दोनों माँ बेटा की जोड़ी टूट जाए, तब जाकर ही रमाकांत मेरी बातों को सुनेगा। बेवजह ही रीमा कौशी जी से हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है, उन्हें किसी न किसी बात को लेकर ताना देती है। लेकिन कौशी जी बहू की बात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि वह चाहती थी कि रीमा घर के तौर तरीके सीख जाए, इसलिए वह बहू से कुछ भी नहीं कहती थी। इस बीच दिवाली आ गई। कौशी जी ने सोचा कि बहुत अच्छा समय है बहू को घर के रीति रिवाज सिखाने के लिए। उन्होंने अपने बहू को घर की सारी पूजा पाठ करने के लिए कहा।
और सारा पूजा पाठ रीमा के हाथ से करवाती है। और उधर दिवाली की पार्टी रीमा की सहेलियों ने रखी थी और रीमा को भी इनविटेशन दिया था, लेकिन वह घर की पूजा से निकल ही नहीं पा रही थी। पूजा करते करते काफी देर रात हो गई, जिस कारण रीमा पार्टी में ना जा सकी। पार्टी में न जा पाने के कारण रीमा अपनी सास से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दिवाली की ही रात उनके ऊपर बरस पड़ती है। बस बहुत हो गया मम्मी जी, मैं वो बहू नहीं हूँ जो घर के तौर तरीके और घर के कामकाज में लगी रहे। ये सब करना है तो आप कीजिए, मुझे कोई शौक नहीं है ये पूजा पाठ और रीति रिवाज सीखने में। कौशी जी अपनी बहू को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये सारे काम तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे ना बेटा, इसलिए तुम्हें सीखना जरूरी है। बहू रीमा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में रमाकांत से कहती है, अब मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अलग घर खरीदो। रीमा रमाकांत के ऊपर दबाव डालने लगी। रीमा के जिद करने पर भी रमाकांत नहीं माना। तब रीमा ने उससे कहा कि अगर तुम अपनी माँ को नहीं छोड़ोगे तो मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे तलाक ले लेती हूँ। इस बात को सुनकर कौशी जी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो सोचने लगी कि मेरा फैसला मुझ पर ही भारी पड़ गया, मेरे बेटे की जिंदगी इस तरह बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने अपने बेटे को समझाया और कहा कि तुम अलग घर लेकर अपनी पत्नी को लेकर चले जाओ। और पत्नी के बीच में रमाकांत कुछ भी ना कर सका। पत्नी के जिद के आगे वो हार चुका था। अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ से दूर हो गया। अब अकेले रहने के कारण कौशी जी बहुत दुखी रहने लगी। एकमात्र उनका बेटा ही उनका सहारा था जो उनसे दूर हो गया। उन्हें अपने फैसले पर बहुत अफसोस हो रहा था कि उन्होंने इस तरह के फैसले क्यों लिए। बहू तो उनके बेटे को लेकर ही चली गई। इस चिंता में डूबी डूबी उनकी तबीयत खराब रहने लगी, स्वास्थ्य गिरने लगा। चिंता के कारण उन्हें प्रेशर, हाई बीपी जैसी समस्याएं होने लगी। दिन कौशी जी अपने घर में बेहोश हो गई। उनके पास के लोगों ने देखा तो उनके बेटे को फोन किया। रमाकांत घर आया तो देखा कि माँ बेहोश पड़ी है। जल्दी जल्दी माँ को उठाकर अस्पताल ले किया। डॉक्टर ने कहा कि इनका बीपी बहुत ज्यादा हाई होने के कारण यह बेहोश हो गई थी। इन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। रीमा को यह बात पता चली तो उसने साफ साफ रमाकांत से कहा कि तुम माँ के पास कोई नर्स रख दो, लेकिन तुम्हें वहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप माँ को घर पहुँचाकर चले आओ। तब रमाकांत ने सोच लिया कि अब उसे अपनी पत्नी को तो सबक सिखाना ही होगा। उसने रीमा से फोन पर ही कहा, देखो रीमा, तुम्हें बहुत अच्छी सास मिली थी, तुम उनकी कदर ना कर सकी। माँ ने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए न रोका और न तुम पर सास वाले शासन किए। तुम्हारे साथ इतने शराफत से पेश आए। तुम्हें अपने घर के तौर तरीके सिखाने के लिए थोड़ा कड़ा व्यवहार किया था, वो भी तुमने उनके साथ बुरा व्यवहार करके उन्हें अकेला छोड़ दिया। अब वह इस समय में अकेली है, उन्हें मेरे साथ की जरूरत है, तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। पिछले 2 सालों से माँ अकेली रह रही थी, अकेली अब नहीं रहेगी। अब मैं माँ के साथ ही रहूंगा और तुम्हें जब मेरी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है, इतना कहकर वो फोन काट देता है। रीमा गुस्से में सोचती है, ठीक है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम रहो अपने माँ के साथ। लेकिन 1 से 2 दिन बीतते ही रीमा से रहा नहीं जाता। उसके दिल में बहुत बेचैनी होने लगती है। वो बार बार फोन करके रमाकांत को कहती है कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन रमाकांत उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उसकी तलाक वाली धमकी पर भी रमाकांत कुछ नहीं सुनता और कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगे। पर रमाकांत जानता है कि रीमा उससे बहुत प्यार करती है, मेरे प्यार के कारण ही वापस माँ के पास आ जाएगी। रमाकांत को वापस बुलाने के लिए रीमा किसी भी तरह की समस्या बताती तो रमाकांत फोन पर ही ठीक कर देता। इसी बीच रीमा से मिलने उसकी एक पुरानी सहेली आती है, जिसे देखकर रीमा को बहुत आश्चर्य होता है। पूछती है, अरे गीता, तुम्हें यह क्या हो गया? ये तुम्हारी सेहत इतनी खराब कैसे हो गई? ऐसा लग रहा जैसे तुम कितनी बीमार हो और कितने शासन में हो। तब उसकी सहेली गीता कहती है, क्या बताऊं बहन, मुझे तो ऐसी सास मिली है जो मुझ पर इतना शासन करती है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। घर का सारा काम मुझसे करवाती है, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठाती है। मेरा पति भी अपनी माँ का ही साथ देता है।
मैं तो थक गई। मैंने अपने पति को तलाक देने की भी धमकी दी, तब भी उसे मेरे पर दया नहीं आई। उसकी माँ ने तो तलाक के पेपर तैयार करवा दिए और कहा कि तुम तलाक देकर चली जाओ। अब मैं क्या करती बहन? उसकी माँ की सारी बातें और सारी शर्तें मानकर उसी घर में रह रही हूँ। वो मेरी सास मुझ पर बहुत शासन करती है, इसलिए मेरी स्थिति ऐसी हो गई है। अपनी सहेली की बात सुनकर रीमा को एहसास होता है कि मेरी सास ने तो मुझ पर कभी शासन किया ही नहीं। मैंने तो उनकी शराफत का बहुत गलत फायदा उठाया है। उन्होंने तो अपने बेटे की शादी बचाने के लिए खुद अकेले रहना मंजूर कर लिया और मुझे ऐसो आराम की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। मैंने कितना गलत किया अपनी सास के साथ। वो अपनी सहेली को कहती है, ठीक है गीता, अब तुम जाओ, मुझे कहीं जाना है, और तुरंत ही घर से निकल जाती है। दरवाजे पर खड़ी रीमा को देखकर रमाकांत चौंक जाता है। रीमा दौड़ते हुए घर के अंदर आती है और पूछती है, मम्मी जी कहाँ हैं? रमाकांत भौचक्के से रीमा को देखता रह जाता है। रीमा अपनी सास के कमरे में जाती है तो देखती है कि सच में उनकी तबीयत बहुत खराब है और वह पहले से अधिक दुबली पतली हो गई है। यह देखकर रीमा को पछतावा होता है कि आज उसकी सास की यह दशा केवल उसके कारण ही हुई है। वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। इसी समय कौशी जी की आंख खुल जाती है। वह रीमा को अपने सामने खड़ा देखकर कुछ नहीं बोल पाती। रीमा तुरंत उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगती है और कहती है, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आप जैसी सास को समझ नहीं पाई। अरे आप तो देवी है। मुझ जैसी बिगड़ैल लड़की को भी आप बहू बनाकर अपने घर में रखी है। मुझ पर कभी शासन नहीं किया और आप तो मुझे घर के तौर तरीके सिखाना चाहती थी, पर मैं आपको ही गलत समझ बैठी। मुझे माफ कर दीजिए। कौशी जी ने पूछा, यह बदलाव कैसे आया है? रीमा अपनी सहेली की सारी कहानी सुनाती है। कौशी जी समझ जाती है कि उनकी बहू अब समझदार हो गई है। कौशी जी कहती है कि बेटा, मैं तुम पर शासन नहीं करती और ना ही मैं कड़क सास बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर की जिम्मेदारी को समझो, अपने परिवार को समझो, अपने रीति रिवाज को समझो। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सिखाना चाहती थी, क्योंकि तुम बहुत ही लापरवाही से पेश आ रही थी। रीमा अब अपनी सास की बात को समझ जाती है और उनकी हर बात को मानती है। एक अच्छी गृहिणी और बहू बनकर अपनी सास कौशी जी और अपने पति रमाकांत को दिखाती है और सब खुशी खुशी एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहे। बाय बाय।